साथियों, यहाँ पर काफ़ी समय से चर्चा हो रही है और बहुत सारी अच्छी चर्चा हुई है। कुछ लोगों को शुरू में लगा था कि मीटिंग का उद्देश्य क्या है, ये बात बार बार बीच में बोली गई है। अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और वो शिक्षित नज़र भी आने चाहिए। आपकी कोई बात है तो बात रखनी चाहिए, पर बात रखने का तरीका भी सही होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी माननीय सदस्य लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, सबको मौका दिया जा रहा है, पर सदस्य लोगों को ये भी देखना चाहिए कि भाई आपने कोई प्रश्न है या आपके बीच में कोई संदेह है तो आप उसे उठाइए। ये आपका लोकतांत्रिक हक है, अधिकार है। ये मीटिंग हमने बुलाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीटिंग हम लोगों को सुनने के लिए है और आप अपनी बात नहीं कह सकते। ये सबकी मीटिंग है, सबके लिए है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे मित्रगणों ने, जो मैं यहाँ पर लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, तो उसमें ये कहा है कि क्या हम इस केस को सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। अभी एक पूर्व के वक्ता ने ये कहा कि हम लोग SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में डाल सकते हैं। इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो होता है वो चलता है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। और SC/ST एक्ट आप उसमें लगाते हैं तो वो कौन सी धारा है जिसकी वजह से आप उसको एट्रोसिटी मान रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आप इस केस को लेकर जाते हैं, ये है एक पॉलिसी मैटर। यदि आपने इस बात को पूरी तरह पढ़ा हो तो उन्होंने ये कहा है कि वो सारी मूर्तियाँ हटा के, जिसमें बाबा साहब की मूर्ति हटाई गई है, महात्मा गांधी की मूर्ति हटाई गई है और शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाई गई है, उन्होंने कहा है ये सारी मूर्तियाँ हटाकर वो एक प्रेरणा स्थल बना रहे हैं। वो सारी मूर्तियों को एक प्रेरणा स्थल में लगा देंगे। अब वो लगाते कब हैं, क्या होता है, वो बात की बात है, लेकिन उनका डिफरेंस यही है, उनका कहना यही है कि हम सारी मूर्ति हटाकर इसको प्रेरणा स्थल में लगा देंगे। हमारा कहना यह है क्योंकि हर साल 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को भारी जन समूह पार्लियामेंट जाया करता था। वो जगह बड़ी ही उचित जगह थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर इकट्ठा होकर बाबा साहब को याद किया करते थे, उनके कार्य को याद किया करते थे। इस हर सवाल का जवाब जो है कानून या संविधान नहीं है। बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं वो हमको जन आंदोलन से करने पड़ते हैं। यदि आप अयोध्या का जो जजमेंट आया है उसको यदि आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो वो जजमेंट कानूनी रूप से उतना उचित नहीं है। संविधान में एक धारा है आर्टिकल 142 142, उसका जो जजमेंट आया वो धारा जो आर्टिकल 142 के अंदर आया है। 142 बड़ी इम्पोर्टेंट धारा है। 142 धारा जो है, आर्टिकल जो है, सॉरी धारा नहीं आर्टिकल, जो 142 आर्टिकल है वो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचता है, जहाँ पर कानून के सारे प्रोविज़न ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर आर्टिकल 142 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट एक कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, संपूर्ण न्याय देने के लिए आर्टिकल 142 को यूज करता है और बहुत सारे मामलों में यूज करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करता है वो ऑर्डर सारे देश के अंदर लागू होता है, पर आर्टिकल 142 के अंदर जो जजमेंट एंड ऑर्डर पास होते हैं उसको आप एज ए प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकते। उसको कहीं पर आप कोर्ट करके कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट उस केस में दिया था तो आप इस केस में क्यों नहीं देते हैं, ऐसा बात आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं रख सकते हैं। तो बहुत सारी जगह सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट जो आ रहे हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े एडवोकेट, जिसमें और बहुत बड़े जो है पुराने जो रिटायर्ड जजेज हैं वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी जो रिटायर्ड जजेज हैं वो भी देख रहे हैं कि
बहुत सारे जजमेंट आ रहे हैं जो पूरी की पूरी 5 जजेस की बेंच होती है, या जितने जजेस की बेंच होती है, एक मत से एक स्वर के अंदर वो पूरा का पूरा ऑर्डर पास कर देते हैं। बहुत सारी जगह क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी ने जो सपना देखा था और बाबा साहब के मिशन को आगे पूरा करने का, वही एक रास्ता हमारे पास है, जो वॉल्यूम 17 में बाबा साहब ने लिखा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम। आज ये मूर्ति किन लोगों ने हटाई? जिन लोगों के हाथ में सत्ता है। यदि ये सत्ता हमारे हाथ में होती तो हम उस मूर्ति को नहीं हटाते, बल्कि हम उस मूर्ति के आगे और अच्छा एक बाग बगीचा और अच्छा उद्यान बनाते। तो अभी यहाँ पर एक व्यक्ति, हमारे पूर्व वक्ता ने एक क्वेश्चन और उठाया कि SC/ST एक्ट के अंदर पब्लिक व्यू का एक क्या होना चाहिए। पब्लिक व्यू जो है वो SC/ST एक्ट के अंदर लिखा हुआ सेक्शन 3(1)R के अंदर। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कानून जो बनता है वो बनता है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। जो देश का कानून बनता है वो पार्लियामेंट में बनता है, स्टेट को जो कानून बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं। तो उन्होंने पब्लिक व्यू, क्योंकि संविधान ने उसके अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बनाया है SC/ST एक्ट, उसमें पब्लिक व्यू रखा है। उसकी वजह से जो भी जजमेंट आता है कि SC/ST एक्ट के साथ में कुछ नाइंसाफ़ी होती है, तो पब्लिक व्यू को माना जाता है कि यदि वो पब्लिक व्यू में नहीं है, यदि किसी ने किसी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और उसको बंद कमरे में किया, यदि किसी ने उसको देखा और सुना नहीं, तो वो उस केस के ऊपर ना तो FIR दर्ज होती है, ना ही कोई ऑर्डर फेवर में आता है। फिर भी आप मुझसे अलग में हर बात में मंच से नहीं बोल सकता हूँ। इस बात का क्या तोड़ है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ऐसे केसेस में हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना, हमारे बहुत सारे एडवोकेट हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई सिर्फ 2 ही जगह लड़ी जा सकती है, या तो पार्लियामेंट में या सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा तीसरी जगह नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो लोग हैं वो चुन के तो जाते हैं SC/ST के वोट की वजह से, लेकिन वो एडहेयर करते हैं इस बात के ऊपर कि उनका जो पार्टी का मैनिफेस्टो रहेगा, जो पार्टी का जो डायरेक्शन रहेगा, चाहे वो SC/ST के विरोध में ही हो, उनके अगेंस्ट में ही हो, तो भी वो अपनी पार्टी के साथ में जाके SC/ST के अगेंस्ट में काम करेंगे। जबकि उनके लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, वो रिजर्वेशन की व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो जाके SC/ST लोगों की आवाज़ बने पार्लियामेंट में, वो उनका बात को उठाएं। पर ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि उन्हें पता है यदि उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको पार्टी से या तो निकाल दिया जाएगा या अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में पार्टी जो चाहती है, जैसा चाहती है, जैसा करवाती है, वो करते हैं। दूसरी जगह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के भी माध्यम से ये सरकार बहुत सारी केस लड़ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग PIL डालते रहते हैं, जो सरकार अपने माध्यम से नहीं कर पाती है वो उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से घुमा कर लेकर आती है। देखिए, ये जो हमारे जो केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या तो उन केसेस पे जो दूसरे एडवोकेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा दिल से उन केसेस को लड़ने में विश्वास नहीं करते, और कहीं कहीं पर उनकी वजह से वो पूरा केस जो है गलत नतीजों पर भी पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग हमारा केस जब फाइल करने के लिए जाते हैं तो हमको दूसरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हायर करना पड़ता है। जब तक हम खुद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं बनेंगे तब तक हम खुद केस नहीं फाइल कर पाएंगे और खुद हम लोग उसमें वकालतनामा नहीं डाल पाएंगे। इसलिए हमारे वकील दोस्त जो भी यहाँ पर हों उनको इस एग्ज़ाम को पास करना चाहिए, और उनको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं।
क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने की वजह से मैं बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। मैं एक यहाँ पर एक एक्ट बनाया था, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन एंड टीचर्स कैडर एक्ट 2019। जितने भी सरकारी संस्थान हैं जिनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, जैसे IIT, IIM, NIT, मेडिकल इंस्टीट्यूट, एम्स, उसके अंदर टीचिंग कैडर के अंदर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। और ये इसके लिए उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होता था, तो वो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन एंड टीचर्स एक्ट लेकर आए 2019 में, लेकिन उसके बाद में भी उस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमने उस केस के ऊपर एक PIL डाली और PIL को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में डालिए, तो हमने उसको दिल्ली हाई कोर्ट में डाल दिया और वो केस अभी चल रहा है। ऐसा ही और हमने जो है एक केस SC/ST एक्ट के अंदर जब FIR दर्ज नहीं होती है तो लोग 156(3) के अंदर FIR दर्ज करने के लिए क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। पर वहाँ क्या होता है, जब आप 156(3) CRPC के अंदर FIR दर्ज करने के लिए जाते हैं तो डिस्क्रिशन जो होता है वो जज के हाथ में होता है, मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है कि वो 156(3) में इंक्वायरी करवाए या नहीं करवाए, FIR करने का आदेश दे या नहीं दे, या पहले ही चांस में उसको रिजेक्ट कर दे। वो सारा जो होता है मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पर होता है। तो उसमें ये बात आई कि 156(3) के अंदर मजिस्ट्रेट FIR दर्ज न करके कंप्लेंट दर्ज करने की बात भी कह सकता है। अब होता क्या है कि SC/ST एक्ट में यदि कंप्लेंट होगी, FIR नहीं होगी, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है? यदि FIR नहीं होगी तो जो हमारा SC/ST एक्ट में जिस आदमी को मारा पीटा गया है, ना तो उसको मेडिकल मिलेगा, जब तक FIR नहीं होगी वो सरकारी अस्पताल भर्ती नहीं करेगा उसको। दूसरी चीज़, उसको जो भी कंपनसेशन मिलता है SC/ST एक्ट के अंदर वो भी नहीं मिलेगा। तो इस बात के ऊपर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट में हम इसको पैरवी कर रहे हैं कि 156(3) के अंदर SC/ST एक्ट के अंदर आप जो है कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते, वो FIR ही होनी चाहिए। इस बात के ऊपर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। अभी एक दर्शन सोलंकी, एक लड़के ने IIT में सुसाइड किया था, उसका केस पर भी हमने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में की हुई है। तो ऐसे बहुत सारे केस हम लोग समाज के सुप्रीम कोर्ट में ले रहे हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं खुद एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ। मैं खुद केस फाइल कर सकता हूँ, वकालतनामा डाल सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ। और ये लड़ाई हमने इसीलिए लड़ी कि हम सुप्रीम कोर्ट में और भी चीज़ों को लेकर जा रहे हैं और मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जो समाज से रिलेटेड हैं, और हमारे पास आते हैं केस, और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट में भी लड़ी जाए। मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने साथियों से, मुद्दे बहुत हैं। अभी हमारे बहुत सारे जंग साथी स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। देखिए, हमारा समाज के पास पैसे की भी बहुत कमी है, संगठन की भी कमी है, बट हमारा जो संख्या बल है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम संख्या दिखा सकते हैं लोगों को कि हम इतने हैं और इस जगह पर इकट्ठे होकर दिखा सकते हैं, तो वो संख्या बल हमारा किसी को भी डरा सकता है, किसी को भी हिला सकता है। और आज के ज़माने में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि हम अपने संख्या बल को इकट्ठा करके समाज के सामने चुनौती पेश करें। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लोगों ने कहा हमें राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए। मैं बचपन से मूवमेंट से जुड़ा रहा हूँ। मैं मुरादाबाद का निवासी हूँ और वहाँ पर एक पहले संस्था जो थी डॉक्टर अम्बेडकर युवक संघ बनाई गई थी, और वहाँ से मैं अब तक देख रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तैयार करते हैं और DM या SP को जाके सबमिट कर देते हैं। वहाँ पर एक दो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, अगले दिन किसी पेपर में वो तस्वीर भी आ जाती है और ज्ञापन का थोड़ा बहुत मैटर भी आ जाता है। बट उसके बाद ज्ञापन का क्या होता है, आज तक किसी ने नहीं सोचा।
लाखों की संख्या में ज्ञापन, लाखों बल्कि मैं तो कहूँगा शायद पूरे साल के अंदर करोड़ों की संख्या में ज्ञापन जाते होंगे राष्ट्रपति के पास। पर उन ज्ञापन का होता क्या है, कभी किसी ने नहीं देखा। एक बार डीएम को और एसपी को ज्ञापन देकर आ गए, बात वहाँ खत्म हो गई, घर आ गए, अगले दिन समाचार पत्र में किसी छोटे मोटे या लोकल पेपर में छप गया, उसकी कटिंग काट के रख ली, बस हो गया काम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी ज्ञापन देना है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के एक ज्ञापन आप फिजिकल कॉपी जो है डीएम और एसपी को दे दें, उसका जो भी फोटो वगैरह है वो एविडेंस के रूप में लेने में कोई बुराई नहीं है। दूसरा, उनकी वेबसाइट पे जाके आप उसको वेबसाइट पे जाके आप उसको रजिस्टर कीजिए। वेबसाइट पे जाके आप जब उनका जो पोर्टल पे जाके रजिस्टर करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हो, तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके ईमेल आईडी पे उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और बाद में उस केस को वो परस्यू करते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है वो भी आपको ईमेल पे मिलता है। तो ये भी चीज़ जानने की जरूरत है। जो भी ज्ञापन है वो आप उनके पोर्टल पर भी जरूर डालें। और मैं यही कहना चाहता हूँ, शायद समय बहुत सब ज़्यादा हो रहा है और कभी और वक्त मिलेगा तो लंबी बातचीत होगी। तो सभी लोग यहाँ पर, जैसे हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि हमको उद्योगों पे, काम धंधों पर ध्यान देना चाहिए, मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर हूँ। हमारे लोग जो भी जहाँ पर हैं छोटे मोटे काम चालू कर सकते हैं और जो लोग इस समय नौकरी में हैं वो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ को जीने की जगह उस पैसे को बचा के कोई ना कोई काम धंधा स्टार्ट करें। मैंने देखा है कि लोगों के पास एक मकान ले लें, एक गाड़ी ले लें, अपना सारा सिस्टम कर लें, उसके बाद जो भी पैसा बचता है आप मकानों में ना लगाएं, बार बार प्रॉपर्टी में ना लगाएं, आप बिजनेस में लगाएं। आप कोई छोटी दुकान ही खरीद लें, आप कोई और काम के अंदर लगा दें। आपके घर के अंदर जो भी लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन लोगों को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर लें। तो क्या है कि हमारी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबको ये बताया जाता है कि यार जोड़ के क्या रखना, रिटायर हो गए, पूरी ज़िंदगी काम किया, अब क्या करना है, अब बहुत हो गया, थक गए। भाई दूसरे लोग मरते मरते तक जो है पैसा कमाते हैं और अपनी पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाते हैं, उनको मजबूत करके जाते हैं। और हमारे लोग जो हैं कुछ नहीं करेंगे और बोलेंगे हमने बहुत कुछ किया, पता नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ कीजिए। आज की तारीख में जॉब्स कम हो रहे हैं तो बिजनेस में जाना बहुत है। और जैसे कि उन्होंने अपना नंबर दिया है, वो छोटा सा कोई भी आप चीज़ रजिस्टर कर सकते हैं। आप एक जीएसटी नंबर ले लीजिए, कोई एक नाम रख लीजिए, जीएसटी नंबर ले लीजिए और आप अपना काम चालू कर सकते हैं। इतना ही रिक्वायरमेंट है शुरू के अंदर। और आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मार्केटिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक जगह से थोक में लेना और बेच देना है। और बहुत सारी, उसके लिए कोई दुकान या शॉप की जरूरत नहीं है। आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी पे भी बेच सकते हैं। बेच रहे हैं लोग, पैसा कमा रहे हैं। एक नाम रख लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, अमेजन पे अकाउंट खोल लीजिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। आप थोक में पैसा लाइए और सामान लाइए और उसको उससे बेच दीजिए, उसका मार्जिन है। लोग घर में बैठ के कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसीलिए अमेजन जैसी कंपनी इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अमेजन का प्लेटफॉर्म करके इस प्रकार का ई कॉमर्स कर रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब भी आप करना चाहिए, क्योंकि समाज यदि आर्थिक रूप से ये नहीं होगा तो फिर वो सामाजिक रूप से भी कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित रहो। अब भाई यदि जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो आदमी शिक्षा के ऊपर कहाँ से पैसा लगाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में सरकारी संस्थानों की फीस जो है लाखों रुपए में हो गई है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत ही कम पैसे की फीस होती थी और हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी। अब वो ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, फीस बढ़ती जा रही है, स्कॉलरशिप ख़त्म होती जा रही है। तो इन सब बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये मूवमेंट जो बाबा साहब का हम लोग चला रहे हैं, इस बात को चलाना इसलिए ज़रूरी है
कि हम जीतें या हारें ये तो बात की बात है, पर हम जिंदा हैं तो हमको जिंदा दिखना भी चाहिए और लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारा समाज एक जागृत समाज है। यदि उन्होंने किसी भी ऐसे मुद्दे के ऊपर कोई भी कदम उठाया तो हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक, सदन तक जरूर जानी चाहिए, क्योंकि आज जब हमारी आवाज़ नहीं जाती है, आज हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कल को और कोई वो बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनको हर एक काम जो हमारे हितों के, हमारी भावनाओं के, हमारे लोगों के अगेंस्ट में है, उनको एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़े, ऐसी स्थिति का हमें निर्माण करना है। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा समाज एक स्वाभिमानी समाज है और वो अपने समाज स्वाभिमान के लिए वो खड़ा होगा। जैसे कि पहले 2018 अप्रैल में हुआ था, बिना किसी नेता के एक मूवमेंट खड़ा हुआ था, ऐसा मूवमेंट इस देश में दोबारा भी खड़ा हो सकता है। ये इस देश की सरकार को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और ये सोच के चलता हूँ और ये विश्वास करके चलता हूँ कि आने वाले समय में हम अपनी एकजुटता को, हम अपनी एकता को और हम अपने इरादों को और एक अपने सम्मान की लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ और फिर मैं एक बार अपनी बात जय भीम के नारे से खत्म करना चाहूँगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।